हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस होता क्या है? वायरस का मतलब ऐसे सूक्ष्मतम कण जो जीवित कोशिकाओं के अंदर एंटर करके विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो हम देखते हैं कौन से जो वायरस होते हैं, कौन-कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस होता क्या है? पहली बात तो कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, किसको कहते हैं? वायरस को कहते हैं। तो विषाणु अति सूक्ष्म संक्रामक कण होते हैं, इनकी प्रकृति पूरी तरह इनके स्थान पर निर्भर करती है। इनके स्थान पर निर्भर करती है, यानी किस स्थान पर ये हैं, यानी जीवित कोशिकाओं के अंदर हैं या निर्जीव कोशिकाओं के अंदर हैं। तो निर्जीव कोशिकाओं के बाहर पाए जाते हैं और सजीव कोशिकाओं के अंदर अंदर पाए जाते हैं, जो कि प्रभावित करते हैं जीवित कोशिकाओं को। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज सन 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी। सबसे पहले खोज इन्होंने जो की थी, वो किसके माध्यम से की? तम्बाकू के पत्तों में बीमारी का अध्ययन करते हुए अति सूक्ष्म कणों की पहचान की। किसमें? सबसे पहले उन्होंने जो लैब में प्रयोग किया था, सबसे पहले किसके ऊपर किया था? इन्होंने किया था तम्बाकू के जो पत्ते होती हैं, उन्होंने सबसे पहले इस पर प्रयोग किया था, तम्बाकू के पत्तों पर। किसने खोज की थी? दिमित्री इवानोव्स्की ने सन 1892 में। और इसका जो नामकरण किया था, वो किसने किया था? मार्टिनस बेंजेरिन के द्वारा किया गया था। तो देखते हैं कि ये होते कैसे हैं। पहली बात तो ये अकोशिकीय होते हैं, यानी असेल्युलर होते हैं। ये पूर्ण कोशिका नहीं होती, यानी इसकी कोई कोशिका नहीं होती। पूर्ण परजीवी होते हैं, यानी कहीं न कहीं ये दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी किसी न किसी जीवित कोशिकाओं के अंदर ये एंटर करके उसको हानि पहुँचाते हैं। खुद खुद से भोजन नहीं बनाते, केवल होस्ट के अंदर ही बढ़ते हैं, यानी किसी जीवित कोशिकाओं के अंदर एंटर करके उसको रोग उत्पन्न करते हैं। दवा प्रतिरोधी, यानी इस पर कोई एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। उच्च म्यूटेशन, यानी अपने रूप और आनुवंशिक में बहुत तेज़ी से बदलाव करते हैं। यानी इनके क्या है, कहीं न कहीं इनमें विखंडन ज़्यादातर होता रहता है, तो ये आनुवंशिक रूप से ये तेज़ी से अपने बदलाव करते रहते हैं। अब देखते हैं इसकी शारीरिक संरचना, किस प्रकार इसकी संरचना होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, जो कि वायरस का मस्तिष्क कहते हैं। इसमें डीएनए या आरएनए होता है। यानी इसमें दोनों एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे, या तो डीएनए मिलेगा देखने को मिलेगा, या फिर आरएनए देखने को मिलेगा, दोनों कभी एक साथ नहीं। कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड यानी न्यूक्लिक अम्ल को सुरक्षित रखने वाली मजबूत प्रोटीन की परत होती है। जो कैप्सिड होती है, वो कैसी होती है? एक ये परत होती है जो ऊपर वाले हिस्से की। एनवेलप क्या होता है? एनवेलप होती है बाहरी परत, ये वायरस में होती है, जो कि जैसे कि कोरोना वायरस होता है, जो उसकी जो बाहरी परत होती है, वो क्या होती है? एनवेलप होती है। अब देखते हैं कि इसकी किस प्रकार की संरचना होती है, कौन-कौन से प्रकार होती हैं। तो ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसकी एक होती है रॉड के आकार की दंडाकार, जो कि तम्बाकू मस्तिष्क में पाया जाता है। एक होती है गोलाकार, जो कि कोरोना वायरस में देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा जब कोविड-19 आ जाता, तो उसमें जो अपने को शेप दिखाया जा रहा था, वो गोल के आकार का दिखाया जा रहा था। तो गोल का आकार क्या है? कोरोना वायरस देखने को मिला था। एक होती है जटिल संरचना, जो जो कि बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलती है। यानी कौन-कौन सी संरचना देखने को मिली हमको? रॉड के आकार की, एक गोल के आकार की और एक जटिल संरचना देखने को मिली। अब देखते हैं कि इसका जीवन चक्र किस प्रकार की रणनीति बनती है। ये क्या है? ये विनाशकारी का रूप ले सकती है। जीवित कोशिकाओं के अंदर ये विनाशकारी का रूप लेती है, और कहीं न कहीं और दूसरी बात, ये शांत अवस्था में भी पाई जाती है। अब देखते हैं कि ये सरल और अभिसंरचना और तीव्र म्यूटेशन तो होता है, यानी कहीं न कहीं इसमें जो जो क्रिया होती है, वो तेज़ी से होती रहती है। अब देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो इससे विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, कौन-कौन से होते हैं, मानव में कौन से होते हैं, पशुओं में कौन से होते हैं, पौधों में कौन से होते हैं। यही क्वेश्चन अधिकांश बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम एक-एक से देखते हैं। सबसे पहले हम मानव में देखते हैं कि किस प्रकार कौन से रोग उत्पन्न हो रहा है। तो नर्वस सिस्टम में श्वसन तंत्र, रक्त और यकृत और अन्य सिस्टम जो संक्रमण होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, हम एक-एक से इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं कि कौन से हमको वायरस के द्वारा हमको जो श्वसन तंत्र में समस्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कोविड-19। जो कोविड-19 आया था, वो किसके क्या हुआ था उसमें? वायरस के कारण प्रभावित हुआ था। उससे क्या प्रभावित होता है? कहीं न कहीं हमको साँस लेने में तकलीफ होती है, जो कि फेफड़ों में अधिकांश नुकसान पहुँचने को होता है। एक इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, जो कहीं न कहीं ये हमको फेफड़ों को प्रभावित करता है, जो कि एक वायरस होता है। कॉमन कोल्ड सर्दी
यानी सर्दी जुकाम जैसा रहता है वो कहीं न कहीं बारिश का ही परिणाम होता है, यानी बारिश के कारण ही देखने को मिलता है। मीजल्स, खसरा की जो बीमारी होती है, वो भी कहीं न कहीं हमको फेफड़ों जो प्रभावित होती हैं, तो हमको श्वसन तंत्र की कहीं न कहीं परेशानी यानी विषाणु के कारण होती है। यानी जो विषाणु होता है वो मीजल्स होता है, यानी मीजल्स में हमको एमएमआर का टीका भी लगाया जाता है, जो कि खसरा जैसी बीमारियाँ दूर की जाती हैं। इसमें क्या होता है, कहीं न कहीं इससे फेफड़े और हमको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहीं न कहीं हमको दिक्कत देने लगता है। मम्प्स, गलसुआ होते हैं, जैसे कि आपने गले में गलसुआ देखे होंगे, कहीं न कहीं जो छाले वगैरह हो जाती हैं, गलसुआ हो जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं क्या होता है, वो हमको बारिश के कारण होता है। किसके कारण होता है? बारिश के कारण होता है। अब देखते हैं कि ब्लड में कौन-कौन से होते हैं वायरस। एक होता है एड्स। एड्स क्या होता है? एड्स मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफेंस सिंड्रोम, जो कि एचआईवी रोग होता है। ये किसके कारण होता है? इसमें क्या होता है, इसमें कहीं न कहीं हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो कहीं न कहीं हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, जो कि एड्स की समस्या से। ये होता कैसे है? ये कहीं न कहीं हमको जो यौन संबंध बनाने से ये एड्स जैसी समस्या देखने को मिलती है। डेंगू डेंगू जब ज़्यादा मच्छर कहीं न कहीं जब घरेलू मच्छर होते हैं या डेंगू मच्छर होते हैं, वो उसके कारण ये हमको इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। चिकनगुनिया भी कहीं न कहीं बारिश का ही परिणाम है। तो हमको क्या है, एड्स, डेंगू और चिकनगुनिया हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, यानी प्रतिरक्षा तंत्र क कमी दर्शाते हैं, जो किसके कारण होती है? जी, रक्त में होती है। अब देखते हैं कि त्वचा एवं नर्वस सिस्टम। एक रेबीज, जो कुत्तों को काटने से हमको रेबीज की समस्या देखने को मिलती है। पोलियो की समस्या हमको देखने को मिलेगी, जो बच्चों में होता है, जो छोटे-छोटे बच्चे, उनको पोलियो के टीके भी लगवाए जाते हैं। ये किसका परिणाम होते हैं? ये कहीं न कहीं हमको वायरस से देखने को मिलते हैं। चेचक चिचक चिकन पॉक्स, जो कि इसको छोटी माता भी कहते हैं, यानी कहीं न कहीं हमारे शरीर पर छोटे-छोटे फफोले पड़ जाते हैं। वो किसकी समस्या होती है? वो चिकन पॉक्स के कारण होती है। हर्पस, यानी इसमें भी कहीं न कहीं हर्पस की समस्या देखने को मिलती है। अब देखते हैं यकृत, इसमें भी कहीं न कहीं हमको जो बारिश के परिणाम से ही हमको यकृत रोग परेशानी देखने को मिलती है। एक होती है हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। इसमें कौन-कौन से होते हैं? जापानी इंसेफेलाइटिस, येलो फीवर, एबोला और जीका वायरस। ये किसके कारण होते हैं? ये हमको वायरस से, विषाणु से होने वाले रोग हैं, जो कि किसको प्रभावित करते हैं? ये कहीं न कहीं हमारे यकृत को प्रभावित करते हैं। कौन-कौन से? जापानी, येलो फीवर और एबोला और जीका वायरस। ये कौन-कौन से हो गए? मानव में होने वाले रोग। अब हम देखते हैं कि पशुओं में भी वायरस के कारण हमको रोग देखने को मिलते हैं। तो कौन-कौन से होते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं खुरपका मुंहपका रोग, एफएमडी भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, गाय-भैंस तेज़ी से फैलता है। जो गाय-भैंस होती हैं, उनमें जो खुरपका मुंहपका रोग होता है, वो तेज़ी से फैलता है। इसको एफएमडी विषाणु, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होता है? एफएमडी विषाणु, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब देखते हैं रेबीज। रेबीज क्या होता है? रेबीज कुत्तों के काटने से हमको रेबीज होता है। रेबीज विषाणु के कारण इसका समस्या होती है। एक होता है रिंडरपेस्ट मवेशी प्लेग, जो कि रिंडरपेस्ट विषाणु के द्वारा ये कहीं न कहीं जानवरों में देखने को मिलता है। यानी कौन-सा रोग है? रिंडरपेस्ट, यानी मवेशी प्लेग। एक होता है न्यूकैसल रोग, जो कि मुर्गियों में देखने को मिलता है। न्यूकैसल रोग किसमें देखने को मिलता है? मुर्गियों में देखने को मिलता है। एक होता है पशु में मानव में भी फैल सकते हैं, जो कि कुछ ऐसे जो वायरस होते हैं, जो कि पशुओं के माध्यम से हमको मानव में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, जो कि इसको क्या कहते हैं? इसका जो होता है H5N1। क्या होता है? H5N1। H5N1, ये क्या है? बर्ड फ्लू, यानी हमको बर्ड फ्लू के माध्यम से इन्फ्लुएंजा रोग मानव में पहुँच जाता है। एक स्वाइन फ्लू के माध्यम से इन्फ्लुएंजा रोग हो जाता है, जिसको हम H1N1 भी कहते हैं। रेबीज हमको रेबीज विषाणु के कारण, यानी कुत्तों को काटने से होता है। स्वाइन फ्लू हमको इन्फ्लुएंजा जो रोग हो जाता है, और बर्ड फ्लू भी इन्फ्लुएंजा रोग हो जाता है। इन्फ्लुएंजा ए H1N1। अब हम देखते हैं कि पौधों में होने वाले विषाणु रोग, यानी पौधों में भी हमको वायरस देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है लीफ कर्ल रोग, जो कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है? लीफ कर्ल विषाणु। एक होता है केला बंजी टॉप रोग, यानी केला बच्ची टोप रोग, चावल टुगरो रोग, पपीता लीफ कर्ल और मोज़ेक रोग, जो कि टमाटर में देखने को मिलता है। कौन-कौन से रोग? एक मोज़ेक रोग, एक लीफ कर्ल और एक राइस टुगरो रोग और ये टॉप विषाणु।
इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते कैसे हैं? इसमें पूछते हैं कि टमाटर में कौन-सा रोग देखने को मिलेगा? इसमें टमाटर में मोजेक रोग देखने को मिलेगा। पपीता में कौन-सा रोग देखने को मिलेगा? पपीता में लीफ कर्ल रोग देखने को मिलेगा। चावल में कौन-सा रोग देखने को मिलेगा? चावल में टुंगरो रोग देखने को मिलेगा। केला में बंची टॉप रोग देखने को मिलेगा। इस प्रकार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पौधों के विषाणु अधिकतर कीटों के द्वारा फैलते हैं। जो पौधों में है, जो वायरस फैलता है वो किसके माध्यम से होता है? ये कहीं न कहीं इंसेक्ट के द्वारा यानी कीटों के द्वारा फैलते हैं। अब देखते हैं कि तम्बाकू जो मोज़ेक रोग है वो सबसे पहले खोजा गया वायरस है। कौन-सा? तम्बाकू मोज़ेक रोग यानी तम्बाकू मोज़ेक विषाणु, ठीक? तो सबसे पहले कौन-सा रोग खोजा गया था? सबसे पहले तम्बाकू मोज़ेक रोग खोजा गया था। अब देखते हैं एक कहीं न कहीं शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से रोग देखने को मिले थे। गाय-भैंस में एफएमडी और जो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, पशु में मानव में जंप यानी कि पशु से डायरेक्ट मानव में कौन से ज एकदम प्रभावित हो रहे थे बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। तम्बाकू मोज़ेक रोग किसके द्वारा? सबसे पहला विषाणु खोजा गया था। ठीक। अब हम देखते हैं एक-एक से क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एसएससी, सीजीएल और टेट में आए हुए क्वेश्चन। तो वायरस को सजीव और निर्जीव की कड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह होस्ट के बाहर निर्जीव और अंदर सजीव गुण दिखाते हैं। यह क्या है? निर्जीव और सजीव के अंदर ये गुण दिखाते हैं। यानी कहीं न कहीं ये निर्जीव के बाहरी सतह पर होती हैं। जब ये सजीव कोशिकाओं के अंदर एंटर करते हैं तो कहीं न कहीं वो रोग जैसे कहीं न कहीं ये एक्टिव हो जाते हैं और विखंडन करते रहते हैं। इस प्रकार ये रोग बढ़ता जाता है। अब देखते हैं कि वायरस में कौन-सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। वायरस में कौन-सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? तो डीएनए या आरएनए में से कोई एक पाया जाता है, दोनों कभी एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। क्या पाया जाता है? डीएनए या आरएनए कोई एक देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? वायरस की खोज की गई थी दिमित्री इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दिमित्री इवानोव्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? दिमित्री इवानोव्स्की दिमित्री इवानोव्स्की के द्वारा हमको वायरस की खोज की गई थी। अब देखते हैं कि वायरस का प्रजनन होता कहाँ है? सेल में, वायु में, होस्ट सेल के अंदर। कहीं न कहीं सेल यानी जीवित कोशिकाओं के अंदर ये कहीं न कहीं वायरस एक्टिव होते हैं। तो हमको कहाँ देखने को मिलेगा? होस्ट सेल के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि वायरस में क्या अनुपस्थित होता है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन। तो इसमें क्या अनुपस्थित होता है? इसमें कहीं न कहीं राइबोसोम अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? राइबोसोम अनुपस्थित होता है। इसमें डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा और प्रोटीन तो देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि वायरस के प्रोटीन के आवरण क्या कहते हैं? वायरस के प्रोटीन के आवरण को यानी आपने देखा होगा जो वायरस होता है जैसे कि आपने कोरोना वायरस को सिर्फ देखा होगा तो उसके ऊपर जो सतह है यानी परत बनी है वो किसकी बनी होती है? वो एनवेलप की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एनवेलप की बनी होती है। अब देखते हैं कि वायरस का आकार कितना होता है? वायरस का आकार 20 से 300 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 20 से 300 नैनोमीटर होता है। कितना देखने को मिलेगा? 20 से 300 नैनोमीटर देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमारा सेशन कंप्लीट हुआ।